Namaskar and welcome to our program. Our guest today is a man with a mission. His mission is to heal as many people as possible with the oldest therapy in the world, Marma therapy. We are delighted to have on our program today Dr. Sunil Kumar Joshi. Dr. Sahab, welcome to the program. नमस्कार। Dr. Sahab, what is Marma चिकित्सा? हमारे शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं। जी। ये कहा जाता है कि ये प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं और यदि इन पर चोट लगती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कुछ मर्म तो ऐसे हैं जिन पर चोट लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये प्राण की ऊर्जा का केंद्र होने के कारण हमारे शरीर की और मस्तिष्क की क्रियाओं का नियंत्रण भी करते हैं और इन पर यदि किसी ढंग से भी हम इसकी प्राण की ऊर्जा का यदि अवरोध होता है तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं और यदि हम इनको ऊर्जा का प्रवाह ठीक से कर सकें तो बहुत सारे रोगों की चिकित्सा भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये मर्म चिकित्सा विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति हम लोग मानते हैं। लेकिन इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो भारतीय विद्याएं हैं जिनको हम वैदिक विद्याएं कहते हैं उनकी कुछ गुप्त विद्याएं हुआ करती थी और क्योंकि ये बहुत सद्य कार्यकारी होती है, मीन्स इंस्टेंट रिस्पॉन्स वाली टेक्निक्स हैं और इनका यदि गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए इसको चिकित्सा के रूप में न लाके कर्मकांड के रूप में समाहित किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी पूजा की विधि हमारे यहाँ होती है, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे कोई हवन या यज्ञ होता है, तो उसमें कुछ अंगों का स्पर्श किया जाता है। हम जैसे सिर का स्पर्श करते हैं, आंखों के बीच में नेत्र, आंखों को और आंखों के बीच के स्थान को स्पर्श करते हैं, बाहु को स्पर्श करते हैं और बहुत सारी जगह को स्पर्श करते हैं। तो ये वही मर्म स्थान है जिनको हम कहते हैं कि भाई ये प्राण की ऊर्जा के केंद्र हैं और किसी भी पूजा के करने से पहले इनको अंगन्यास और करन्यास के रूप में समाहित किया गया है। तो ये बहुत पुरानी जो हमारी विधि है, जितने भी हमारे संस्कार हैं, उनमें इसको समाहित किया गया कि जाने अनजाने व्यक्ति इनसे लाभान्वित होता रहे, क्योंकि ये दैनिक पूजा की विधि जो होती है त्रिकाल संध्या के रूप में हमारे जो समाज में है, हमारे जो धर्म में इसको किया जाता है। 3 बार पूजा की जाती है त्रिकाल संध्या के रूप में। तो 3 बार नियमित रूप से वो अपने इन मर्म स्थानों का स्पर्श करे और उसका जो प्रोफाइलैक्सिस जो हो सकता है, उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, जो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम पे रिस्पॉन्स हो सकता है, जो उसका एंडोक्राइन पे सिस्टम पे रिस्पॉन्स हो सकता है, उसके बेनिफिट को वो गेन करे। तो ये बहुत अच्छे ढंग से इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये कौन कौन से मर्म स्थान हैं जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया है? देखिए, जब भी हम लोग कोई भी पूजा का विधान करते हैं तो सबसे पहले शिखा बंधन का विधान होता है कि हम अपनी जहाँ चोटी होती है वहाँ पे अधिपति मर्म होता है और अधिपति मर्म का मतलब होता है कि जो सारे मर्म हैं उनमें जो सबसे प्रधान मर्म है उसको अधिपति मर्म कहते हैं। अधिपति का मतलब राजा होता है। तो वो जो प्राण का ऊर्जा का केंद्र है और यहीं से प्राण का आधान ये बताया जाता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो माता के गर्भ में जो प्राण का आधान होता है वो इसी माध्यम से होता है। और हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद प्रतीकात्मक रूप से कपाल क्रिया के द्वारा इसी स्थान पर वो मर्म ये प्राण को निकालने का एक प्रतीकात्मक रूप से वो किया जाता है। और हम लोग जैसे कहते हैं कि जो भी हमारी प्राण की ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में है वो इस बिंदु के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और वैसे ही जैसे यहाँ पर आज्ञा चक्र है, जो ये आज्ञा चक्र है, इस पे भी हम ये कहते हैं कि नेत्र त्रय, और यहाँ पे स्थपनी मर्म होता है। स्थपनी मर्म में आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई चीज भूल जाते हैं तो अक्सर हमारा हाथ यहाँ पे इसको ठोकने लगता है। बच्चे, आप यदि 5वीं क्लास के बच्चों का कोई क्लास में कोई क्वेश्चन पूछिए और रिटन एग्जाम यदि कोई बच्चे दे रहे हैं तो अक्सर देखा जाता है जब प्रश्न नहीं आता तो बच्चे पेंसिल से अपने उस स्थान को ठोकने लगते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक हमारी जो याददाश्त है उसको रेगुलेट करने का या मेमोराइज करने का एक पॉइंट होता है। इसको स्थपनी मर्म कहते हैं। तो जब ये बच्चा ऐसे करता है या हम बड़े लोग भी ऐसे करते हैं तो अनजाने में करते हैं। सो इज इट इनहेरेंट टू द ह्यूमन रेस? जी, इट इज इनहेरेंट इन द ह्यूमन रेस, क्योंकि ये देखिए जाने अनजाने में हम लोग उन चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होती हैं। जब हमारे सिर में दर्द होता है तो हम लोगों का हाथ सीधे स्वतः यहाँ पे आता है। यहाँ पे भी 2 मर्म स्थान होते हैं जो हमारे सिर दर्द के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे कंधे में दर्द होता है तो हम लोग कंधे में ऐसे इसको छूने लगते हैं, यहाँ पे एक मर्म स्थान होता है। तो ये सारे के सारे मर्म स्थान इस ढंग से हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि हम लोग जाने अनजाने उनका फायदा ले सकते हैं। जब हम लोग थक जाते हैं तो कमर पे हाथ रख लेते हैं तो वहाँ पे एक मर्म बिंदु होता है। जब हम लोग कोई एंग्जाइटी में होते हैं तो हाथों को ऐसे पकड़ लेते हैं, पीछे की तरफ से हम हाथ को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे एक मणिबंध होता है। तो ये जाने अनजाने में हम लोग कुछ ना कुछ अपना उपचार स्वतः प्रकृति करती रहती है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है, किस समय किस चीज़ की ज़रूरत होती है उस समय वो पोस्चर अपने आप
नेचुरली बन जाता है। इसको इनहेरेंट आप सिस्टम समझ सकते हैं। अगर कोई किसी रोग के उपचार के लिए आता है, आप उसको वो पॉइंट्स बता दें, तो उसके बाद क्या कोई व्यक्ति अपना उपचार खुद कर सकता है? देखिए, मर्म चिकित्सा को हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है जी। एक तो है सेल्फ मर्म थेरेपी, जिसको हम स्वमर्म चिकित्सा कहते हैं। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि भाई रोज जैसे आपको बताया कि अंगन्यास और करन्यास की प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। ये एक तरह से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हो गया। दूसरा जिसको हम कहते हैं थेरेपेटिक मर्म थेरेपी, इसमें कोई भी व्यक्ति जो सीखा हुआ है, विशेष रूप से चिकित्सक जो जानते हैं मर्म चिकित्सा को, वो किसी रोगी की चिकित्सा करते हैं रोग विशेष में, जो थेरेपेटिक मर्म थेरेपी कहलाती है। तीसरी मर्म चिकित्सा का वो हिस्सा है जिसको हम फॉलोअप मर्म थेरेपी कहते हैं, और बीमारी के हिसाब से मर्मों का चयन किया जाता है, उसकी टेक्निक बता दी जाती है और उसको मार्क करके उसको सिखा दिया जाता है कि उसको आपको रेगुलर 3 बार इसको करना। तो फॉलोअप मर्म थेरेपी के हिसाब से कोई भी व्यक्ति एक बार सीख कर उसको कर सकता है और निरंतर तब तक करता रहे जब तक कि वो रोग उससे पूरी तरह मुक्त ना हो जाए। तो इससे पूरी तरह रोग मुक्त हुआ जा सकता है? निश्चित रूप से यही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे पूरी तरह से रोग मुक्त हुआ जा सकता है। हम लोग कितने सारे रोगों के बारे में सुनते हैं वेस्टर्न मेडिसिन में, जैसे पेन सप्रेसेंट्स तो होते हैं, टेक स्पॉन्डिलोसिस फॉर एग्जांपल, उसका इलाज नहीं है, सिर्फ आपको मैनेज करना वो सिखा देते हैं। देखिए, ये जो चिकित्सा पद्धति है ये कोई सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं है जी। सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स तो होता ही होता है, उस समय तुरंत फायदा होना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये शॉर्टेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट है। इससे इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं होता, मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स इससे होगा, इंस्टेंट भी होगा, और ये इट विल बी परमानेंट। तो हम लोग कहते हैं ये रोग को रोकती भी है, तुरंत फायदा भी करती है, और निरंतरता से करने पे से रोग मुक्त भी कर देती है। ये लक्षणों को दबाती नहीं। अच्छा, तो तुरंत फायदा हो जाता है? तुरंत फायदा होता है। बहुत सारी, देखिए जितने भी मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति क्यों नहीं पूरे देश भर में या हमारे देश में क्यों नहीं स्वीकार्य है, क्योंकि हमारे पास 2 चीजों की कमी होती है। एक तो ये कहा जाता है कि इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं है, कि यदि किसी को कोई इमरजेंसी है तो आयुर्वेद के माध्यम से हम किसी इमरजेंसी को मीट आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज हमारे पास ये कहा जाता है कि आयुर्वेद में पेन का कोई इंस्टेंट मैनेजमेंट नहीं है, तो जस्ट यू हैव टू गो फॉर द एनाल्जेसिक्स और इंजेक्शंस को लेना पड़ता है। लेकिन मर्म चिकित्सा के माध्यम से आप तुरंत उसको 1 या 2 सिटिंग में, जो सिटिंग मुश्किल से 60 सेकंड 50 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, उससे आप उसको पेन को भी कम कर सकते हैं। तो इंस्टेंट रिस्पांस भी है, और कई बीमारियों में तो हम लोग ये कहते हैं कि ये प्री इमरजेंसी मैनेजमेंट के तौर पे भी हम इसको काम करते हैं। तो इसको फर्स्ट एड की तरह भी यूज किया जाता है? निश्चित रूप से। जहां देखिए, ये विशेष रूप से उन जगह के लिए चिकित्सा पद्धति है जहां हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। इमीडिएट रिस्पांस के लिए इस चिकित्सा पद्धति का तुरंत इस्तेमाल करने से बहुत सारी जान बचाई जा सकती है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे हार्ट अटैक है, ये एक इमरजेंसी एकदम से आ जाती है, तो इसमें क्या कोई करे? देखिए, इसमें बहुत जरूरी है कि पहले ये समझना कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। हार्ट अटैक के कारण को समझने जानने से के बाद आप, हमारे शरीर में ये कहा जाता है कि 5 हृदय होते हैं। 4 तो तल हृदय, पैरों में और हाथों में एक जो स्थान होता है उसको तल हृदय मर्म कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे ट्रेडिशन में कि उसके हाथ पैरों को मला जाता है। एक कॉमन प्रैक्टिस है सामान्य रूप से, और उससे फायदा होता है। लेकिन हम लोग सोचते थे कि भाई ये क्यों किया जाता है, पूछा हम लोगों ने क्यों करते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई इससे सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी सरफेस। लेकिन जो मेडिकल लोग हैं वो जानते हैं कि जो हाथ और पैर का जो सर्कुलेशन होता है वो जो उसके पीछे की सरफेस होती है इससे कम होता है, क्योंकि यहाँ पैड ऑफ फैट होता है, हाथों में और पैरों के नीचे पैड ऑफ फैट होता है। तो इतने ही हिस्से के सर्कुलेशन को इंक्रीज करने से आप पूरे बॉडी सर्कुलेशन को इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तल हृदय मर्म होता है, निश्चित रूप से उस पे जाने अनजाने प्रेशर पड़ता है, उससे जो एक्टिवेशन होता है ब्रेन का और हार्ट का, तो इसलिए वो उस सेंटर को स्टिमुलेट करने की बात होती है। और ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, तो दूर से आप हाथ से इस हार्ट को स्टिमुलेट कर पा रहे हो, तो इसको तल हृदय का है। और काश्यप संहिता एक पुराना हमारा जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि मनुष्य के शरीर में 5 हृदय होते हैं, 4 तो हाथ और पैरों के तले में, और एक जो हमारी छाती में होता है उसको हृदय कहते हैं, तो 5 हृदय। तो इस तल हृदय के माध्यम से आप हृदय की गतिविधि को नियंत्रित भी कर सकते हैं, उसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। तो हृदय रोग जैसे जैसे आपने कहा हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक का यदि कोई व्यक्ति होता है तो इमीडिएट यदि हम चारों पैरों के, हाथ पैरों के मर्मों को दबाएंगे तो उससे फायदा होता है। ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, इसके बारे में और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हम बस अभी लौटते हैं।
वेलकम बैक। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर सुनील कुमार जोशी और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं मर्म चिकित्सा के बारे में। डॉक्टर साहब, ये जो आप पॉइंट्स बता रहे हैं, क्या ये चक्रास भी यही पॉइंट्स पे हैं? देखिए, ये स्थूल रूप से सारे चक्रों को आप समझ सकते हैं जी जैसे गुदा है, गुदा को हम लोग कहते हैं कि भाई ये मूलाधार चक्र है, जी जो रेक्टम है वो मूलाधार चक्र है। जी चक्रों को तो हम देख नहीं सकते, सिर्फ योग की दृष्टि से देख सकते हैं, कोई योगी है वो देख सकता है। लेकिन स्थूल रूप से हम यदि देखें तो मणिपुर चक्र है, नाभि मणिपुर चक्र है, वस्ती है, वस्ती जो जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे भी एक चक्र है। फिर उसके बाद हृदय जो है अनाहत चक्र है। फिर कंठ में मातृका मर्म यहाँ पे होती है, वहाँ पे चक्र होता है। फिर यहाँ पे स्तपनी मर्म है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो ये सारे चक्रों का ही ये कॉम्बिनेशन है, जो जितने 6 चक्र हैं वो 6 मर्मों के स्थान पे। अधिपति मद मर्म जहाँ पे होता है वहाँ पे सहस्त्रार चक्र होता है। तो चक्रों से इसकी सामंजस्य है मर्मों का। और अगर कोई योग की तरफ जाए या एक स्पिरिचुअल पाथ पकड़ना चाहे तो क्या उसमें भी ये काम आते हैं, ये मर्म चिकित्सा का इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी हम कोई योग की एक्सरसाइजेस करते हैं जी तो जाने अनजाने में कोई ना कोई मर्म के बिंदु को ही हम लोग उत्प्रेरित करते हैं। जैसे यदि हम लोग वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन में बैठने की प्रक्रिया क्या है कि सामान्य रूप से लोग पैरों को पीछे मोड़ लेते हैं और ये एड़ियां बाहर निकल जाती हैं। लेकिन यदि हम एड़ियों को खड़ा करके उस पर बैठे तो वहां पे एक मर्म होता है जिसको हम कहते हैं कटिक तरुण मर्म। कटिक तरुण, कटी कहा जाता है कमर को, और तरुण का मतलब है जवान, मतलब उसको यूथफुलनेस। यदि हम अपनी कमर को बिल्कुल जवान रखना चाहते हैं तो हम उस वज्रासन में बैठे जिसमें एड़ियां खड़ी हुई हो, और हम जब बैठे तो कटिक तरुण मर्म उस पर दबाव पड़ता रहे। तो ये सारे के सारे जाने अनजाने में हम लोग जितने भी यौगिक पोस्चर्स हम लोग करते हैं उसमें कोई ना कोई मर्म उसमें स्टिमुलेट होता है। तो ये एक बहुत अच्छा समन्वय है योग और मर्म का, जिसको हम लोगों ने मर्म प्राणासन के रूप में डिस्कस किया है कि ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे डायरेक्ट स्टिमुलेशन के माध्यम से या एक्टिव स्टिमुलेशन के माध्यम से हम अपने सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि कलरी पयट जैसी जो मार्शल आर्ट्स की विधाएं हैं वो भी मर्म चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं। देखिए, जो कलरी आर्ट, ये आर्ट है जो ये मार्शल आर्ट्स है। हाँ जी। और ये निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के मर्मों पे आघात करके उसको हराने का एक उपाय है। तो जिस जमाने में लोगों के पास ये बंदूकें नहीं होते थे, हाँ, वो ये इन्हीं के माध्यम से करते थे, और आज भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे जो यदि मर्म पे आघात होता है तो व्यक्ति एकदम या तो बेहोश हो जाता है या मर जाता है, तो बहुत खतरनाक होती है। लेकिन मर्म के आघात से हम कैसे बचें उसका भी एक उपाय होता है कि हम कुछ उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन मर्म के माध्यम से कैसे चिकित्सा करनी है, ये एक नया विषय है। इसको एक तरीके से पुनर्प्रतिष्ठित आपने ही किया है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। और अगर आयुर्वेदिक जो आयुर्वेदा की पुस्तकें हैं उसमें भी जैसे आपने कहा एक आधा चैप्टर ही है मर्म चिकित्सा के बारे में। देखिए, चिकित्सा के रूप में मर्म का उपयोग सामान्य रूप से अभी तक नहीं होता था जी। जो हमारा आयुर्वेद का शल्य तंत्र का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है जिसको हम सुश्रुत संहिता कहते हैं, उसमें एक अध्याय है शारीर स्थान में जी। और उसमें 107 मर्मों के नाम भी दिए, उनकी लोकेशन दी है, और ये कहा है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज मर्मो पॉइंट during surgical intervention and you have not to damage these points during any surgical intervention. ऑपरेशन करते समय इन मर्मों का ध्यान रखना है, उन पे चोट नहीं लगनी चाहिए, उन पे इंसिजन नहीं देना चाहिए, उन पे या कोई भी सर्जिकल प्रोसेस उस पे नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को भी उन्होंने लिखा है कि किस पॉइंट पे करने से किसी की डेथ हो सकती है, किस पे कुछ दिनों के बाद डेथ हो सकती है, जिसको सद्य प्राण हर मर्म का इंस्टेंट फेटल। इंस्टेंट फेटल का मतलब होता है जैसे चोट लगी इंस्टेंट, मतलब कुछ मिनटों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। डिलेड फेटल का मतलब होता है कि थोड़े दिनों बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 2 हफ्ते बाद उसकी डेथ हो जाएगी। फिर उसमें कुछ है कि विषल्यग्न होते हैं, कुछ मर्म होते हैं कि यदि उसमें कोई फॉरेन बॉडी लगी है, जैसे किसी में कोई बुलेट लगी है या कोई तीर लगा है या कोई फॉरेन बॉडी है, यदि आप उसको इमीडिएट निकाल देंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। और यदि आप उसको रिमूव नहीं करते तो धीमे 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 ये ऑटोमेटिक हील होगा, तो वो अपने आप गिर जाएगा, आदमी की डेथ नहीं होती, उसको विषल्यग्न कहा है। फिर रुजाकर मर्म होते हैं। रुजाकर मर्म का मतलब होता है कि भाई व्यक्ति उसमें इंस्टेंट बहुत सीवियर पेन होता है, पेनफुल होते हैं और बहुत ज्यादा पेन होता है उन पॉइंट्स पे चोट लगने से। और एक और होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वैकल्यकर। वैकल्यकर का मतलब होता है कि विकलता उत्पन्न करते हैं। जैसे यदि किसी के यहाँ पे चोट लग गई अंसमर में तो हाथ खराब हो जाएगा उसका जी। तो उसमें बेल्स, उसमें क्या कहते हैं, बहुत सारी पेल्सी होती हैं, नर्व की इंजरीज होती हैं,
क्या कहते हैं, जो कोई नर्व डैमेज हो जाए, चाहे वो रेडियल नर्व की पैल्सी हो, अल्नर नर्व की पैल्सी हो, ब्रेकियल प्लेक्सस की पैल्सी हो, तो नर्व यदि टूट जाती है, कट जाती है, उसमें डैमेज हो जाता है, तो वो वैकल लिकर हो जाता है कि उसका आप एनाटॉमिकल डिसफिगरमेंट भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकली तो वो काम नहीं करती है, उसका मतलब नॉन फंक्शनिंग हो जाती है, तो उसको वैकल लिकर मर्म कहा था। तो ये उसके इफेक्ट है जो आप कह रहे हैं कलारी मर्म की कलारी जो टेक्निक है, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, मतलब ये चीजें हो सकती हैं यदि चोट लगे तो इस मार्शल आर्ट में तो हम लोग दूसरे को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम रोगों को ठीक करने की बात करते हैं। मर्म में और एक्यू प्रेशर या एक्यूपंक्चर में क्या फ़र्क है? देखिए, इसको ये समझा जा सकता है कि दोनों एक ही विधा से उत्पन्न चीजें हैं जी। मर्म से ही ये उत्पन्न चीजें हैं, लेकिन वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लोगों के द्वारा वो डेवलप की गई, अपने परिस्थितियों में डेवलप की गई। ये मर्म चिकित्सा जैसी चीजें जब बौद्धिज्म हमारा डिफरेंट पार्ट में गया और खास करके साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, कोरिया में, जापान में गया, तो ये ट्रांसफर हुई हैं। और वहाँ जो ट्रांसफर हुई, जो थोड़ी सी नॉलेज ट्रांसफर हुई, उसको उन्होंने दूसरे ढंग से उसको वो किया। लेकिन ये मर्म चिकित्सा में टारगेटेड पॉइंट्स है, मतलब बिल्कुल सटीक पॉइंट है कि ये उसी जगह पे होगा पॉइंट, और उसके क्या रिस्पॉन्स होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो लिखे हुए। तो उसको कैसे स्टिमुलेट करते हैं, उसकी टेक्निक हम लोगों ने डेवलप की, उसको कितनी बार करना है उसको डेवलप किया, और उसको कितने प्रेशर से करना है वो अलग अलग किया। क्योंकि ये जितने भी मर्म होते हैं वो रचना धातु से, मीन्स उसका जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कुछ सिराएं होती हैं, मीन्स दे आर रिलेटेड विद द ब्लड वेसल्स, और जितने भी ब्लड वेसल्स से संबंधित मर्म है वो बड़े खतरनाक होते हैं। और विशेष रूप से जो गले के ऊपर के जो 12 मर्म है, गले में जो 8 मात्रिका मर्म होती हैं, 4 इसको हम धमनी मर्म कहते हैं, 2 उसमें धमनी होती हैं, तो 2 जो उसमें मन्या और धमनी मर्म होते हैं, तो ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो इनके पे प्रेशर दूसरे ढंग से दिया जाता है, जो मांस मर्म है उसमें अलग से प्रेशर दिया जाता है। तो अलग अलग टेक्निक है। जैसे कि हम एक छोटी सी बीमारी के विषय में मैं आपको बताऊंगा, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ब्लड प्रेशर है। एक छोटा सा मर्म स्थान होता है जिसको हम लोग कहते हैं तल हृदय मर्म, और उसको यदि हम मुट्ठी को ऐसे बंद करते हैं और ये बीच की उंगली जहाँ पे टच करती है, उसको हम तल हृदय मर्म कहते हैं। तल हृदय मर्म है, इसको यदि हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 अंगुल होती है। 3 अंगुल की दूरी पे हम यदि इस लाइन को क्रॉस करते हैं, तो जहाँ पे ये दोनों अंगुलियां टच करती हैं उसको तल हृदय मर्म कहते हैं। यदि इस मर्म को, दोनों हाथों के तल हृदय मर्म को हम लोग रेगुलर दबाएं और 15 से 18 बार, और एक स्टिमुलस में 0.8 सेकंड का समय लगना चाहिए। 0.8 सेकंड का क्यों? क्योंकि हम 1 मिनट में 72 बार सांस लेते, हार्ट हमारा धड़कता है, और एक जो कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकंड का होता है। तो जितने भी स्टिमुलस हम लोग इसमें देते हैं वो होमोजीनस स्टिमुलस देते हैं, कि भाई हमारे शरीर के ही स्टिमुलस जैसा वो स्टिमुलस मर्मों को पहुंचना चाहिए। ज्यादा देर तक उसको दबाते नहीं, क्योंकि मर्म बहुत वाइटल पार्ट्स होते हैं, इसलिए उसको ज्यादा ना तो किसी आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट से हम यूज करते हैं, सिर्फ अंगुली की सहायता से, अंगूठे की सहायता से उसको दबाते हैं। हाँ। और 15 से 18 बार, ये नहीं कि हम उसको 15 मिनट 10 मिनट दबाएं, ऐसा नहीं, 15 से 18 बार उसको दबाते हैं, तो वो उसका रिस्पॉन्स मिलता है। और ये दिन भर में 3 बार, क्योंकि त्रिकाल संध्या के साथ किए जाने वाली प्रक्रिया है, और इसके माध्यम से जो शरीर में न्यूरोह्यूमस का रिलीज हो रहा है, जो भी हमारे सिस्टम में वो जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उनका जो बॉडी में लेवल है, ब्लड में लेवल है, वो लगभग 8 घंटे तक रहता है। तो 8 घंटे उसकी जो उसको वहां से इरेडिकेट होने से पहले या उसको वहां से खत्म होने से पहले हम उसको फिर स्टिमुलेट करके उसका लेवल ब्लड में मेंटेन करें, तो इसलिए 6 आवरली ये हम लोग करते हैं। पैरालिसिस हो या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसका असर होता है? देखिए, ये तो सारी बीमारियां हैं, जितने भी न्यूरोमस्कुलर या न्यूरोसर्जिकल लीजन्स है जी, उसमें आश्चर्यजनक रूप से फायदा होता है। हाँ। विशेष रूप से सेरेब्रल पाल्सी। अच्छा। और सेरेब्रल पाल्सी के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि जो 100 बच्चे पैदा होते हैं उसमें से लगभग 3 से 5% बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी होती है। और इसको हम ये कहते हैं, ये कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है और नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज है। नॉन प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ भी ये जो उसका लीजन बन गया है ब्रेन में, उसको आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, और लाइफ लॉन्ग वो रहता है। ऐसी स्थिति में भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से बहुत सारा फायदा होता है, और वो बच्चे को ये लगातार हम लोग 6 महीने साल भर करते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं, उनकी इतनी बीमारियां होती हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है? एक तो हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो कम होने लगती है ना, डिजेनरेटिव चेंज, सेनाइल डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। ऐसी स्थिति में भी मर्म चिकित्सा बहुत काम करती है, और हमारे विशेष रूप से जोड़ों की तकलीफ होती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों में यदि हम पैर के कुछ मर्म स्थान होते हैं, यदि उनको उपचारित करते हैं, तो आप उनको जो सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स है वो तो कर ही सकते हैं, और उस बीमारी को भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा। और लगभग 5 लाख नी रिप्लेसमेंट
पर एनम हमारे देश में आज होते हैं। आजकल तो रिवाज हो गया है। जी, रिवाज हो गया। जी। और एक नी रिप्लेसमेंट का खर्चा आप समझिए 3 से 5 लाख रुपया होता जी, है। बिल्कुल। एक सामान्य व्यक्ति हमारे देश का उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। यदि हमारे माता पिता दोनों के पैरों में तकलीफ है तो एक व्यक्ति उनका उपचार कराने में सक्षम नहीं। लेकिन यदि वो व्यक्ति 2-3 मिनट दिन में 3 बार माता पिता के पैरों के वो मर्मों को करता है तो निश्चित रूप से उसमें बहुत फायदा होता है। और ये तो सेवा भी हो गई और फायदा भी हो गया। फायदा भी हो गया। आप बहुत सारा जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है उसको बचा सकते हैं। जो एक पद्धति है आयुर्वेद की, मर्म चिकित्सा की, हजारों साल पुरानी है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि आजकल नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल कैसे होता है? जितनी भी बीमारियां हैं होती इस मनुष्य शरीर में ही है जी, है ना, नई हो चाहे पुरानी। जो जीवन शैली थी, जो हमारी दिनचर्या, हमारी खान पान जो था, वो निश्चित रूप से हमको इन बीमारियों से बचाता था। योग की पद्धति थी, मर्म चिकित्सा थी, ये सारे की सारी चीजें हम लोगों को इन रोगों से बचा लेती थी। आज हम लोग को कहीं ना कहीं उस चीजों को भूल गए तो, और इंसिडेंस इन चीजों का बढ़ गया, और आज इनकी जो चिकित्सा है वो कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन की जो रीच है उससे बाहर है। एक आप हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति जिसकी जो कमाने की क्षमता एक सामान्य व्यक्ति हमारे देश का है, वो किसी कैंसर का उपचार करा सकता है या कोई ऐसे सर्जिकल इंटरवेंशन करा सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के जरिए करा सकता है। निश्चित रूप से करा सकता है। मर्म चिकित्सा जैसी चीजें तो करा ही सकता है। हाँ, उसमें और वो तो बिल्कुल निशुल्क है। निशुल्क है। मर्म चिकित्सा जैसी चीज उसको समझने वाली बात है। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इतनी सारी हमारे साथ बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।